Hello everyone. We have started the chapter 6 of class 12th biology, that is the molecular basis of inheritance. और इसका दो पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया है और वो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है, और सेकेंड पार्ट में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, इस सब के बारे में पढ़ा था। तो आप इसको पढ़ने के लिए हमारे वीडियो में देख सकते हैं। अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो हमें पढ़ना है सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल, तो जेनेटिक मटीरियल की खोज कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में पढ़ना है। कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल या कुछ और है, प्रोटीन है, क्या है, तो इस सब के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिशर and the proposition for the principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took a long time to be discovered and proven. मिशर ने कहा था 1869 में कि जो एक एसिडिक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। और उसी समय लगभग 1865 के आसपास में मेंडल ने भी अपना वर्क पब्लिश किया था। इन दोनों का काम एक ही टाइम में हो रहा था, लेकिन जो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है ये बहुत लंबा समय लिया प्रूफ होने के लिए, डिस्कवर्ड होने के लिए। मतलब पहले भी था, मेंडल ने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं और अपने कैरेक्टर्स को पास करती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उन्हें फैक्टर कहा था। तो बाद में और डिस्कवरी हुई कि, लेकिन उन्होंने मेंडल ने बताया नहीं था कि वो फैक्टर एक्चुअली में था क्या। तो उसका डिस्कवरी मतलब वो क्या था, जेनेटिक मटेरियल था क्या, उसकी डिस्कवरी बहुत लंबा समय लिया पता करने के लिए। तो फिर 1926 के बाद से कैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच गया। पहले तो बाहर से मतलब ऑब्जर्वेबल लेवल पे था, उसके बाद 1926 के बाद वो मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गया हमारा। प्रीवियस डिस्कवरीज बाई ग्रेगोर मेंडल, वॉल्टर शटन, थॉमस हंट मॉर्गन, जो प्रीवियस डिस्कवरीज हुई थी, जैसे ग्रेगोर मेंडल ने जो डिस्कवरी की थी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था ग्रेगोर मेंडल ने, और जो हमारे वॉल्टर शटन थे, वॉल्टर शटन और शटन एंड बावेरी का नाम आपने सुना होगा, चैप्टर 5 में है। शटन एंड बावेरी गेव द क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस बोला था कि जो यूनिट है इनहेरिटेंस की वो क्रोमोजोम पे पाई जाती है। मतलब जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो क्रोमोजोम पे पाई जाती है। तो शटन एंड बावेरी ने मिलकर थियोरी दी थी, क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। बाद में थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने बताया था, इस जो थियोरी वॉल्टर शटन ने दी थी, मतलब थियोडोर बावेरी एंड वॉल्टर शटन ने दी थी, उस थ्योरी को प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके। तो उन्होंने इस थ्योरी को प्रूफ किया था। तो इनकी डिस्कवरी और भी अदर साइंटिस्ट थे, उनकी डिस्कवरी उन्होंने यहाँ तक लाया हमको कि जो क्रोमोजोम है वो न्यूक्लियस में सिचुएटेड है इन मोस्ट ऑफ द सेल। मतलब इन लोगों की डिस्कवरी ने ये पता किया या बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोजोम पे है और क्रोमोजोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है सेल में। ये इनको डिस्कवरी का एक सार निकला है, मतलब बता सकते हैं कि इनके से कंक्लूजन एक तरह से कह सकते हैं निकला। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैज़ नॉट बीन आंसर्ड। लेकिन वो एक्चुअली वो क्या मॉलिक्यूल था जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा था वो अभी तक आंसर नहीं हो पाया था। तो जो क्या जेनेटिक मटेरियल था उसका नेचर कैसा था वो अभी तक आंसर नहीं हो पाया। तो अब डिफरेंट जो साइंटिस्ट आएंगे वो बताएंगे कि एक्चुअली में वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, वो जो इनहेरिट हो रहा था वो उसका नेचर क्या था, जो क्रोमोजोम में पाया था उसका नेचर क्या था। अब हम डिफरेंट प्रिंसिपल मतलब पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था। उन किस पे किया था एक्सपेरिमेंट?
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। न्यूमोनिया क्या होता है, एक लंग इन्फेक्शन होता है जिसमें एल्वेलॉय में कुछ वाटर सब्सटेंस भर जाते हैं, न्यूमोनिया। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, जो एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। एंड उन्होंने एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया में। मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस एक्सपेरिमेंट के समय ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि बैक्टीरिया चेंज हो गया। मतलब अब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था उससे वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट के समय देखा। During the course of his experiment, a living organism, bacteria, has changed in physical form. उसने अपना फिजिकल फॉर्म बदल लिया, मतलब जैसा था उससे कुछ चेंज हो गया एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब वो क्या है एक्सपेरिमेंट, हम अभी पढ़ेंगे। When Streptococcus pneumoniae, pneumococcus bacteria are grown on a culture plate, some produce shiny colonies while other produce rough colonies. तो क्या होता है जब हम कल्चर करते हैं लैब में बैक्टीरिया को, तो उनकी कल्चर प्लेट पे जो ग्रिफिथ साहब ने की थी एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने कल्चर प्लेट पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को ग्रो किया। ओके, तो उन्होंने ग्रो किया तो उन्होंने देखा कि कुछ जगह, मतलब जो कुछ कॉलोनीज़ थी उसमें स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज़ थी। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा था उस बैक्टीरिया के अंदर कि जो उसमें शाइनी सरफेस दे रहा था। वो जो कॉलोनीज़ थी तो शाइनी दिख रही थी, और जो दूसरा वाला था वो थोड़ी रफ़ दिख रही थी। अब रफ़ क्यों दिख रही थी और शाइनी क्यों दिख रही थी? तो जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम कोई लेयर मान लीजिए लगा देते हैं इस तरह से, तो एक कवरिंग जो शाइनी थी उसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग थी पॉलीसेक्राइड की। तो उससे क्या होता था कि जो बैक्टीरिया था उसके ऊपर एक कवरिंग थी, कवरिंग की वजह से उन्हें एक शाइनी लुक मिल रहा था। और जो दूसरी कॉलोनीज थी जहाँ पे दूसरे बैक्टीरियाज थे उन पे ये जो कवरिंग थी वो नहीं पाई जाती थी। दूसरे बैक्टीरियाज थे उन पे ये कवरिंग नहीं पाई जाती थी, तो इसलिए वो रफ दिखते थे। उसके बाद हाँ, तो जो शाइनीज थे तो उन्हें हम एस टाइप कहेंगे, जो शाइनी कॉलोनीज थी एस शाइनी के लिए, और जो अदर थी रफ थी उन्हें आर। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट। अभी मैंने बताया कि शाइनी क्यों थी, क्योंकि उनके ऊपर एक पॉलीसेक्राइड की कोट थी। पॉलीसेक्राइड क्या होता है कि वो मोनोसेक्राइड से बना हुआ होता है। तो पॉलीसेक्राइड की कोट पाई जाती थी एस टाइप में, इसलिए वो शाइनी थे, जबकि ये आर टाइप में नहीं पाई जाती थी। और इसका काम क्या था, उस म्यूकस जो पॉलीसेक्राइड की लेयर थी, कोट थी, उसका काम क्या था? बैक्टीरिया को होस्ट सेल की इम्यूनिटी से बचाने के लिए। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया है किसी होस्ट में इन्फेक्शन कर रहा है, तो होस्ट सेल जो रहेगा वो भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, और अपने बचाने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस वो सिक्रीट करेगा जिससे वो बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन जो कोटिंग उस बैक्टीरिया को उस हार्श एनवायरनमेंट से, उस होस्ट के इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट कर रही थी। तो एस टाइप वाले बैक्टीरिया को जो उसका स्मूथ और सरफेस ऑफ म्यूकस की कोटिंग थी वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, और आर टाइप में था नहीं लेयर, जिससे वो प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा था। माइस इन्फेक्टेड with S strain die from pneumonia and infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia. अब ये क्या है? जैसे देखिए ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया क्या था, उन्होंने क्या किया कि एक बार एस टाइप के बैक्टीरिया को लिया, जो कल्चर प्लेट में उन्होंने था एस टाइप के बैक्टीरिया को लिया, और एक चूहे पे उस एस टाइप वाले बैक्टीरिया को डाल दिया चूहे के अंदर। अब चूहे के अंदर न्यूमोनिया का बैक्टीरिया डाला जा रहा, तो चूहा जो है न्यूमोनिया से मर जाएगा। तो जब उन्होंने एस टाइप का बैक्टीरिया डाला चूहे पे, तो वो चूहा निमोनिया के कारण मर गया। और जब वो मरे हुए चूहे में से उन्होंने सैंपल निकाल कर देखा, तो उस सैंपल में भी एस टाइप के बैक्टीरिया जिंदा थे, मतलब उनको एस टाइप के बैक्टीरिया मिल गए थे। दोबारा उन्होंने क्या किया कि आर टाइप का बैक्टीरिया लिया, फिर उन्होंने दूसरे माइस पे इंजेक्ट किया, और देखा कि वो माइस जो था निमोनिया से नहीं मरा और वो जिंदा था, और बाद में उसमें बैक्टीरिया नहीं पाए गए। और फिर तो इसका क्या मतलब है कि जो एस टाइप वाला बैक्टीरिया था, क्योंकि उसके ऊपर एक म्यूकस पॉलीसेक्राइड की लेयर थी, जिसकी वजह से वो होस्ट में जब गया तो होस्ट की इम्यूनिटी से वो बच गया, और फिर
वो उसको चूहे को मार के मतलब उसको निमोनिया कॉज करके चूहे को मार डाला। लेकिन जब आर वाला वही बैक्टीरिया चूहे में गया तो क्योंकि उस पर कवरिंग नहीं थी, जिसकी वजह से वो होस्ट की इम्यूनिटी से नहीं बच पाया और ख़त्म हो गया और निमोनिया कॉज नहीं कर पाया, और यहाँ पे चूहा बच जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पर देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस एंड माइस डाई। तो जब एस टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस क्या होगा, डाई हो गया। देन व्हेन आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस लाइव। और जब आर स्ट्रेन का डाला गया तो माइस जिंदा था। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। He observed that heat killed S strain bacteria injected into the mice did not kill them. तो ग्रिफिथ पहला एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि पहले उन्होंने क्या किया कि एस वाले को डाला माइस में तो माइस मर जाता है, और आर वाले को डाला तो माइस बच जाता है। अब दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो एस टाइप के बैक्टीरिया थे उनको हीट किया, हीट में थोड़ा सा हीट करके उन्हें मार डाला, मतलब बैक्टीरिया को मार डाला। और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर वो मरे हुए बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाल रहे हैं तो वो चूहा नहीं मर रहा है। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। तो उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को हीट कर दिया और हीट करके वो बैक्टीरिया को मार दिया। अब इस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को जब उन्होंने माइस में डाला तो माइस नहीं मरा। तो हीट किल्ड बैक्टीरिया, अब उसकी वजह से हीट किल करने से क्या हुआ होगा कि हो सकता है उसका पॉलीसेक्राइड लेयर ख़त्म हो गई हो, जिसकी वजह से वो होस्ट इम्यूनिटी से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हो और वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाया और माइस बच गया, माइस लाइफ। देन फिर उन्होंने क्या किया, अब दूसरा साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट तो ऐसे चुपचाप बैठेंगे नहीं, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट करना है, हमारे तरह है नहीं कि चुपचाप बैठ गए, एक एक्सपेरिमेंट हो गया तो वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो चेंजेस करते रहते हैं कि अगर इस तरह से नहीं हुआ तो किसी और तरह से, नए नए चीज़ों को खोजते रहते हैं और नए नए तरीके से किसी एक्सपेरिमेंट को करते रहते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनके दिमाग में आया अच्छा ठीक है वाई माइस नहीं मरा। उसके बाद उन्होंने एस टाइप लिया, हीट किल्ड वाला एस टाइप लिया जो कि इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा था, और उन्होंने उसको आर टाइप के साथ मिलाया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर वाला भी इन्फेक्शन नहीं कर रहा था। अब ये देखिए, पहले तो हम जब अलग अलग दोनों लोग को कर रहे थे, मतलब हीट किल्ड एस ले रहे तब भी माइस जिंदा था और उसमें से कोई बैक्टीरिया नहीं निकल रहा था, आर वाला भी ले रहे थे अलग से तो वो भी माइस जिंदा था और उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं निकल रहा था। लेकिन जब उन्होंने मिक्सचर लिया दोनों का और मिक्सचर के जब डाला चूहे में तो चूहा मर गया, और सरप्राइजिंगली उन्हें मिला क्या, ग्रिफिथ साहब ने देखा कि उस बैक्टीरिया डेड माइस में से उन्होंने एस टाइप के बैक्टीरिया को रिकवर किया। तो ये है ना थोड़ा अमेजिंग सा कि मतलब पहले तो हीट किल कर दिया था हमने, एस वाले को मार ही दिया था, फिर हमें एस वाला कैसे मिल गया। तो ये सोचने वाली बात थी कि पहले जब हमने मार के डाला था तो जिंदा हमको एस टाइप मिल कैसे गया। ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। देखो, तो उन्होंने क्या, ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया कि हो सकता है कि जो आर टाइप का लिविंग वाला बैक्टीरिया था वो एस वाले डेड बैक्टीरिया से, मतलब डेड बैक्टीरिया में कुछ ऐसा रहा होगा जो आर वाले में गया और आर वाले को एस वाले में बदल दिया, मतलब आर वाले का रूप चेंज कर दिया एस वाले बैक्टीरिया में। तो उन्होंने कहा कि some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent माने डिजीज कॉज करने वाला। तो उन्होंने, ग्रिफिथ साहब ने क्या कहा कि कुछ ऐसा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफ़र हुआ किस में, आर वाले में, और आर वाले जो नॉन वायरुलेंट थे वो डिजीज़ नहीं कॉज करते तो उसको वायरुलेंट बना दिया। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल। और उन्होंने ऐसा कहा कि ये ज़रूरी ऐसा ही होगा कि जेनेटिक मटीरियल का ही ट्रांसफ़र हुआ होगा हीट किल्ड एस से आर में। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from this experiment. लेकिन जो भी नेचर था उसका नहीं पता चला कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या था, क्या प्रोटीन था, कुछ और था, नहीं पता चला था। बस ये कहा गया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कहा कि हाँ कुछ था
जो हीट किल्ड एस में बच चुका था, मतलब हम हीट एस वाले को हीट से जलाने के बाद भी उसमें बचा हुआ था, वो बचा हुआ चीज़ आर वाले के अंदर गया और आर वाले को एस वाला बना दिया, एस टाइप का बना दिया। और ये उन्होंने ऐसा सोचा कि ये ज़रूर हो सकता है कि ये जेनेटिक मटेरियल ही गया हो, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या था वो अभी भी पता हमको नहीं चल पाया। अब हम पता करेंगे कि वो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब हम पता करेंगे कि अच्छा वो जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या था। अभी तक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा ये पता चल गया, लेकिन अब उसका नेचर क्या था क्या एक्चुअली में उसका नेचर क्या था। प्रायर टू द वर्क ऑफ एवरी ऑस्टवेल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियॉड एंड मैकलाइन मैकार्टे, इनके वर्क से पहले, इन तीनों साइंटिस्ट के वर्क से पहले की बात बोल रहे हैं, पहले इन 1933 या 1944 के आसपास जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। मतलब कि इन तीनों साइंटिस्ट एवरी मैक्लियॉड, कॉलिन मैक्लियॉड, मैकार्टे के, ऑस्टवाल्ड मैकार्टे और कॉलिन के एक्सपेरिमेंट के पहले जो जेनेटिक मटेरियल उसको प्रोटीन माना जाता था, कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा, ऐसा माना जाता था उस टाइम। माना जाता था। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। और इन तीनों साइंटिस्ट ने मिल के ये जानने की कोशिश की कि क्या बायोकेमिकल नेचर है उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में देखा था। उन्होंने क्या किया उस नेचर को मतलब पाने के लिए, क्या किया कि वो उसका नेचर क्या है, तो उन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। जैसे बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, जो हमारे सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल्स पाए जाते हैं बायोकेमिकल्स, उनको उन्होंने प्यूरिफाई किया। किस में से, हीट किल्ड एस टाइप में, क्योंकि हमें हीट किल्ड एस में से कुछ ट्रांसफ़र हुआ था ना, तो उसी में से हम पता करेंगे क्या ट्रांसफ़र हुआ था, यही पता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल प्रोटीन केमिकल्स, दैट इज प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर इनटू एस सेल। उन्होंने हीट किल्ड एस सेल में से ये सब बायोकेमिकल्स निकाले, अलग अलग कर लिए, और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या था एस हीट किल्ड एस में जिन्होंने लाइव आर को एस में बदल दिया। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया कि जो डीएनए है वही अकेले जो है आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में चेंज कर रहा है। जो डीएनए है एस बैक्टीरिया से निकला हुआ वो आर को एस में चेंज कर रहा है। They also discovered that protein digesting enzyme proteases क्या कहते हैं, proteases and the RNA digesting enzyme RNase do not affect transformation। तो इन्होंने, हम बता देते हैं एक्सपेरिमेंट किया क्या था, मेनली क्या क्या था कि उन्होंने एस वाले बैक्टीरिया को निकाला, एस वाले हीट किल्ड एग्स को लिया, उसमें से उन्होंने मान लिया डीएनए को निकाला, डीएनए निकाल लिया, फिर उन्होंने क्या किया आरएनए को निकाला, और फिर उन्होंने प्रोटीन को भी निकाल दिया। अब हम डीएनए में क्या किया उन्होंने कि डीएनएज एंजाइम डाला। डीएनएज क्या होता है, जो डीएनए को डाइजेस्ट करे, और उन्होंने एस वाले से निकाल के ये सारे चीज़ आर वाले में डाल दिया। तो जब उन्होंने पहले क्या किया कि मान लीजिए डीएनए डाला, तो उन्होंने पहले उन्होंने प्रोटीन डाला, ठीक है, मान लेते हैं प्रोटीन डाला होगा। तो प्रोटीन जब डाला और फिर देखा कि आर वाला एस में बदल रहा है, तो नहीं बदला। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, तब भी ऐसा कुछ नहीं हो, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीन को ख़त्म कर देगा। जब उन्होंने आरएनए डाला उस आर वाले में, तब भी कुछ चेंज नहीं हुआ, आर वाला ही था। लेकिन जब उन्होंने डीएनए डाला किस में, हीट किल्ड एस का डीएनए आर वाले में डाला, तो उन्होंने क्या पाया कि जो आर वाला है वो एस वाले में चेंज हो रहा है। और उन्होंने इसको
तो उन्हें ये लगा कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और बचा हो जो उसको डाइजेस्ट मतलब फिर कर रहा हो, ट्रांसफॉर्म ना कर पा रहा हो। तो उन्होंने क्या किया कि डीएनएस डाला, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला जब उस एक्सपेरिमेंट में, तो जो डीएनए को काट देता है, तोड़ देता है, तो तब फिर वो उन्होंने डाला, तो उन्हें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। इससे ये क्या प्रूफ होता है कि डीएनए ही था जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था। They discovered that protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzyme RNAs do not affect the transformation। अब अगर प्रोटीन और RNAs जो प्रोटीन और RNA जब ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, तो अगर वो नष्ट भी हो जाते हैं अपने एंजाइम से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेज वर नॉट प्रोटीन और RNA। तो RNA और प्रोटीन जो था वो ट्रांसफॉर्मिंग नहीं था प्रिंसिपल सब्सटेंस। डाइजेशन विद द डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। और जब उन्होंने डीएनएज डाल दिया जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। और इससे क्या हमें प्रूफ होता है कि डीएनए ही जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटीरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया कि डीएनए ही जो था वो हेरिडिटी मटीरियल है, लेकिन सभी लोग एक साथ कन्विंस नहीं हुए। सारे बायोलॉजिस्ट, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट नया करता है तो सभी लोग पहले में उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत लोग उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो उन्होंने कह दिया इन तीनों ने कि हाँ, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए ही था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो थे उस समय के नहीं मान रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, प्रोटीन ही मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो आगे अब क्या होता है, कैसे प्रूफ होता है, इसको हम आगे देखते हैं। उसके पहले क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन DNAS एंड DNASC। तो DNAs और DNAS इसका सिंपल सा है कि DNAs मतलब DNA स्मॉल s, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, जबकि ये जो हमारा DNAs है ये एंजाइम है। ये हमारा एक एंजाइम है, एंजाइम के पहले एज लग जाता है, और जो हमारा ये DNAs है इज़ एंजाइम, और DNA ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल इज़ DNA उन्होंने कहा, लेकिन उसका कोई बहुत लोग मान नहीं रहे थे। तो अब इसे प्रूफ करना कि नहीं, DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। अब कुछ हर्शेज एंड चेज नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, ठीक है। तो अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब अब इसे कोई झुठला नहीं सकता। मतलब उनके पिछले वाले एक्सपेरिमेंट क्या था कि नहीं मान रहे थे लोग, लेकिन हर्शेज एंड चेज, इन दोनों साइंटिस्ट हर्शेज एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ये माना जाने लगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फर्ड हार्शे एंड मार्था चेज। अल्फर्ड हार्शे एंड मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पूर्ण रूप से माना जाने लगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दे वर्कड विद द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो उन्होंने उनके साथ मतलब बैक्टीरियोफाज वायरस के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया था, हम थोड़े में समरी में बता दे रहे हैं कि बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरियोफाज दिया, तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगा उससे इन्फेक्ट करा के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द बैक्टीरियोफाज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड द जेनेटिक मटीरियल देन इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। तो इसमें होता क्या है, जो बैक्टीरियोफाज वायरस होता है वो बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करता है तो केवल उसका जेनेटिक मटेरियल ही बैक्टीरिया में जाता है, बाकी और सब चीज़ें मतलब वायरस की नहीं जाती, केवल जेनेटिक मटेरियल ही जाता है। तो अगर हम किसी तरह से पता कर लें कि वो कौन सा क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका नेचर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, तो हमें प्रूफ हो जाएगा डीएनए है कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल का। तो उन्होंने क्या किया कि द बैक्टीरियल सेल ट्रीटेड विद द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। तो वायरस के ऐसे वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वायरस होता क्या है। वायरस जो है अपने होस्ट के आउटसाइड, मतलब जब तक वो होस्ट में नहीं है, वो एक नॉन लिविंग क्रिस्टल की तरह वर्क करता है। जब वो होस्ट के अंदर चला जाता है तब वो लिविंग हो जाता है। और करता क्या है,
वायरस जो होता है अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया या जिसको भी वो इन्फेक्ट करा उसके अंदर डाल देता है, और उसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल की मदद से, और होस्ट जो है, होस्ट सेल जो रहेंगी उसकी जो मशीनरी होती है, उनके सेल में जो काम हो रहा है उसको अपनी तरह ट्रीट करके और वायरस पार्टिकल्स बनाते हैं। इनका ये मैकेनिज़्म होता है कि वो अपना काम कर, मतलब जिसके सेल में जाएंगे उन्हीं का सब सामान लेंगे और अपना काम करेंगे। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। और वायरस कुछ ऐसा करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो वायरस के डीएनए को अपना डीएनए समझ बैठते हैं और ढेर सारे और वायरस पार्टिकल को बनाना शुरू कर देते हैं। Hershey's and Chase worked to discover whether it was a protein और DNA from the virus that entered the bacteria। उन्होंने अपना काम किस पे किया कि क्या वो प्रोटीन था या DNA था जो कि वायरस से इंटर हुआ बैक्टीरिया में। उनका ये हर्शेज एंड चेज का यही काम था कि उन्होंने पता करना था कि ये क्या वो प्रोटीन था कि DNA था जो वायरस से बैक्टीरिया में इंटर हुआ। तो उन्होंने किया क्या था पहले कि जो बैक्टीरियोफाज बनाया उन्होंने, तो उन्होंने ग्रो किया उसको एक जगह वायरस को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस क्या होता है, P32। तो जो बैक्टीरियोफाजेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हुए थे उनका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव था, क्योंकि जो डीएनए होता है डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है। तो उससे जो बैक्टीरियोफाज बना होगा उसके सारे के डीएनए में रेडियो एक्टिव डीएनए होगा। और दूसरे जगह उन्होंने क्या ग्रो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर में बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया। तो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करने से क्या होता है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, इसलिए जो बैक्टीरियोफेज बनेंगे उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया कि उन वायरस को वहाँ पे इन्फेक्ट, जैसे कि यहाँ वायरस आप देख रहे हैं, वायरस को इन्फेक्ट किया बैक्टीरियल सेल में। ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में वायरस को इन्फेक्ट किया। तो जिस वायरस का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था, जिसमें सल्फ़र 35 यूज़ हुआ था, उनमें क्या किया, उनसे वो बैक्टीरिया से वो वायरस अटैच हुआ और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया। उसके बाद उन्होंने क्या, इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग मतलब कि उसको एजिटेट करना, घुमा देना, जिससे कि जो अदर पार्टिकल जो अंदर नहीं गए हैं बैक्टीरिया के अंदर वो दूर हट जाए, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में। और बाद में उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि फोर्स से, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल अपने ग्रेविटी की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में पाया कि जो रेडियो एक्टिव सेल, बाद में उन्होंने डिटेक्ट किया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो सेल में जो वायरसेस, जिन वायरसेस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था उनमें जो बैक्टीरिया था वो रेडियो एक्टिव नहीं था। इसका क्या मतलब, जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव नहीं था। जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव था वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में गया था जो रेडियो एक्टिव नहीं था। और उनके सुपरनेटेंट में, सुपरनेटेंट यानी जो बाहर का पार्टिकल मिला हुआ, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी पाई गई। जबकि जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लोडेड थे, मतलब जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, उनका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव पाया गया। जब इन्फेक्शन हुआ तो जैसे कि रेड कलर का बना हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, इन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल सेल में गया और रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई बैक्टीरियल सेल में। यानी कि जो हमारा रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। क्योंकि वायरस से जो रेडियो एक्टिव थिंग सेल में गया वो रेडियो एक्टिव बना दिया बैक्टीरिया को। तो रेडियो एक्टिव जब हो गया बैक्टीरिया तो मतलब क्या गया था, डीएनए गया था। तो डीएनए ही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। और इसको फिर से अच्छे से क्लियर करने के लिए एक बार हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यही एक्सपेरिमेंट को फिर से हम एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं। They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some other medium contained radioactive sulfur। ठीक है, जो उन्होंने ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर में अलग अलग
Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus is contained रेडियो एक्टिव डीएनए। जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किए गए थे उनके डीएनए रेडियो एक्टिव थे, बट नॉट द प्रोटीन। लेकिन उनके प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं थे। क्यों? क्योंकि डीएनए कंटेन्स द फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Similarly, the viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not the radioactive DNA because DNA does not contain sulfur, क्योंकि DNA में सल्फर नहीं होता है। Radioactive phages were allowed to attach to E. coli bacteria, Escherichia coli। ई कोलाई बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव फाजेस बनाए गए थे, वायरसेस बनाए गए थे, उन्होंने क्या किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया में अटैच कराया, इन्फेक्ट कराया। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। एक ब्लेंडर में लेके उसे एजिटेट किया, हिलाया खूब तेज से एजिटेट किया, जिसकी वजह से जो वायरल कोट था बाहर का वो रिमूव हो गया बैक्टीरिया से। And the virus particle were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge। centrifuge एक मशीन होती है जो centrifugal फोर्स का यूज़ करके पार्टिकल्स को अलग अलग करती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि दूध में जो मट्ठा निकाला जाता है उसमें जो क्रीम निकल जाता है ऊपर, तो उसे क्या एजिटेट करके किया जाता है, तो उसे तरह सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरसेस had radioactive DNA। The bacteria which was infected with the viruses that have radioactive DNA were radioactive। जिन वायरसेस का डीएनए रेडियो एक्टिव था उनसे इन्फेक्ट होने वाले बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हुए, इंडिकेटिंग दैट द डीएनए वॉज द जेनेटिक मटीरियल। और ये प्रूफ करता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटीरियल था। दैट पास्ड फ्रॉम द वायरसेस टू द बैक्टीरिया, जो कि वायरसेस से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र हो रहा था। मेन हमारा ये मुद्दा है कि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र हो रहा था। तो अगर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था तो वही ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि हम जो खोजने की कोशिश कर रहे थे कि क्या नेचर था, वो डीएनए ही था। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड with the viruses that had radioactive protein were not radioactive। मतलब जो बैक्टीरिया जो वायरसेस जिनका रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किए वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुए। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। और ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन जो है वो वायरसेस से बैक्टीरिया में नहीं गया था। डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अब इसे क्या प्रूफ होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है दैट पास फ्रॉम वायरसेस टू द बैक्टीरिया, जो कि वायरसेस से बैक्टीरिया में पास हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा, और अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगी समझाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल के। एक बार फिर से हम देख लेते हैं वही जो हमने अभी तक पढ़ा, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज हैं और यहाँ बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो सल्फ़र जो 35 लेबल्ड किया गया है, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, बैक्टीरियोफेज का कैप्सूल रेडियो एक्टिव है। जब यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन से जो मतलब जेनेटिक मटेरियल गया तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, ये जो थे सुपरनेटेंट में ही डिटेक्ट हुआ रेडियो एक्टिविटी। जबकि जिस बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव था, डीएनए जिनका रेडियो एक्टिव था, उनमें जब इन्फेक्शन किया गया बैक्टीरिया में तो क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव मिला, और जो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। ये एक्सपेरिमेंट था। आई होप समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।